एक सिंपल पेंडुलम लिए। अब ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्फेरिकल बॉब है, ठीक है। इसका अब जो इफेक्टिव लेंथ का बात अब काउंट आएगा, देखो ये एल लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ एल, इसका अपना रेडियस आर, समझ में आया कि नहीं? इसका अपना रेडियस आर है। अब क्या किया, इसका ये जो स्पेस है इनसाइड, ये स्फेरिकल है, ये पानी से भर दिया, ठीक है। इसको क्या किया, पानी से भर दिया। तो मान लो अब ये ऑसिलेट करने लगा, तो व्हेन इट इज पूछेगा कि, पूछ सकता है कि मान लो जब ये फुल्ली फिल्ड है तब इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसको अगर पूरा फिल्ड रख के इसका स्पेस जो है वॉल्यूम क्या होगा, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ या ना? 4/3 पाई आर क्यूब का जो स्पेस है, इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। अब पूछा कि इसका टाइम पीरियड बताओ, तो लिखेंगे क्या, T = 2 पाई रूट अंडर एल प्लस आर बाई जी। समझ में आया कि नहीं? अगर कंप्लीटली फिल्ड है और उसको ऑसिलेट करा रहे हैं तो टाइम पीरियड अब हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल प्लस आर बाई जी। क्लियर है? अच्छा, बढ़िया। अब है कि इसको ऑसिलेट कराना है और साथ में पिन मार देना है, मतलब यहां एक स्मॉल होल बना देना है। समझ में आया? ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंटेनर जो एज अ बॉब के जैसे काम कर रहा है, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसका रेडियस आर है, उसका लोअर मोस्ट पोजीशन पे स्मॉल होल कर दिए, ताकि उस स्मॉल होल से वाटर इजेक्ट करने लगे, ड्रेन आउट होगा ना। और जब वाटर निकलने लगा, ठीक है, तो जैसे ही होल बनाया तुरंत इसको ऑसिलेट करना चालू कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस कैलकुलेशन। मैंने क्वेश्चन को अपने हिसाब से रीअरेंज कर दिया। व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑब्जर्व्ड till the water completely leaves the spherical body। अब मान लो ये स्फेरिकल बॉडी का भी अपना कुछ मास m है और वाटर का तो होगा ही, ठीक है ना। तो जैसे स्मॉल होल बनाए और फिर उसको ऑसिलेट कराने लगे, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फिक्स नहीं रहेगा, वो चेंज होगा। तो उसके चेंज से रिलेटेड सवाल होता है, एमसीक्यू देता है। मैं एमसीक्यू ऑप्शन तुमको नहीं दूंगा। आई वांट टू नो अबाउट द चेंज का जो कॉन्सेप्चुअल आर्गुमेंट है, वो तुम कैसे रियलाइज कर रहे हो। क्या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मास ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी पे डिपेंडेंट है? क्या सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मास ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी पे डिपेंडेंट है? अरे बोलो ना, ना हाँ तो ना बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना। फॉर्मूला में कहाँ मास दिखता है ना। कारण, इसको पूछने का कारण है, फंसाने के लिए लैंग्वेज पूछेगा। एक ऑप्शन रहेगा, एज द मास ऑफ वाटर, एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन आउट, तो मास डिक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव मास डिक्रीजेज, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द मास चेंजेस। एक ऑप्शन बोलेगा इंक्रीजेज, एक ऑप्शन बोलेगा मास डिक्रीज कर रहा तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। अरे बाबा, काहे मास के साथ उसका आर्गुमेंट में फंसना है, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं? तो उसमें नहीं फंसना है, ठीक है।
टाइम पीरियड का फॉर्मूला किस पे डिपेंडेंट है? इफेक्टिव लेंथ और जी एट मीन पॉइंट, यानी इफेक्टिव जी। तो ये दो बात पे तुमको फोकस करना है वाइल मेकिंग योर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द चेंज ऑफ टाइम पीरियड। बताओ जरा, हर एक का आंसर मैं लूंगा, उसके बाद कमेंट करूंगा अपना, मतलब आंसर बताऊंगा उसके बाद। क्वेश्चन ये है कि सिचुएशन समझ में आया ना, कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है, तो बॉडी विदाउट वाटर, उसका खुद का मास m है, और उसमें नीचे वाला पोर्शन में एक स्मॉल होल बनाया ताकि उसमें जो पानी भर लिया था वो निकलने का उसको रास्ता मिले, ठीक है। और वो पानी निकल रहा है, उसी स्थिति में उसको ऑसिलेट कराना शुरू किए। तो जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा वैसा वैसा उसका टाइम पीरियड में चेंजेस दिखेगा, समझा। तो मेरे को बताना है, बताओ कि वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वाटर ड्रेन आउट होने के साथ साथ, ड्यूरिंग ऑसिलेशन जो वाटर ड्रेन आउट होने लगेगा थ्रू द होल, उससे टाइम पीरियड में चेंजेस कैसे होगा? क्या टाइम पीरियड बढ़ने लगेगा, क्या घटने लगेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, क्या पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, या लगातार बढ़ता रहेगा या लगातार घटता रहेगा, क्या होगा? शुरू में ये पूरा फील्ड है वाटर से, उसके बाद ये ऊपर खाली हो गया। तो इतना क्लियर है, ये एम्प्टी स्पेस ऊपर खाली हुआ ना, इतना तुम लोग भी कंफर्म कर दिया कि खाली ऊपर होगा, नीचे से तो खाली नहीं होगा। बढ़िया, आगे और चलो, अब आधा हो गया, और आगे चलते हैं, आधा से भी कम हो गया, मतलब भरा हुआ। तो हो क्या रहा है, ये वाटर का जो सेंटर ऑफ मास है, वाटर का सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, वाटर का सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है क्या? सीधी सी बात है, वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो रिमेनिंग वाटर है, मास से तुमको मतलब नहीं, हमको तो उसका सेंटर, कारण है एल इफेक्टिव, मैंने बार बार कहा था, मैंने लिखवाया भी था, एल इफेक्टिव इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द ऑसिलेटिंग मास। जो ऑसिलेट कर रहा है वो तो सिर्फ बॉब नहीं है, अब तो बॉब प्लस वाटर दोनों है ना। तो स्फेरिकल बॉब, जो स्फेरिकल बॉडी है, जो ये स्फेरिकल ज्योमेट्री है, वो तो सेम सेंटर पे रहेगा। ये मान लो, ये मतलब इसका खुद का मास m, और मान लो वाटर का मास यहाँ m डैश, तो अल्टीमेटली ये m और m डैश का ये गैप बढ़ेगा ना, तो यानी कि दोनों का मिला के इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है। तो ध्यान से देखो, ये वाला लाइन से सेंटर ऑफ मास का ये डिस्टेंस, ये वाला लाइन से सेंटर ऑफ मास का ये डिस्टेंस, समझ रहे हो? ये इंक्रीज हो रहा कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो रहा है टिल द प्रोसेस ऑफ वाटर ड्रेनिंग आउट, ठीक है। जैसे वो होल से वाटर निकलने लगेगा, जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे इफेक्टिव लेंथ बढ़ता रहेगा, और मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज होगा। समझ में आया? तो डायग्राम छापो और साथ में लिखो, उसीलिए मैं 3-4 वन आफ्टर अनदर ड्रॉ कर दिया। एज द वाटर in spherical body decreases volumetrically, hence center of mass of the remaining water moves vertically downward, है ना, moves vertically downward, which shows that effective length of the pendulum increases
effective length of the pendulum increases, and hence time period of oscillation will increase. Time period of oscillation will increase once the water completely drained out. Once the water completely drained out होगा, जब पूरा लास्ट, इसके बाद एक डायग्राम सोचो, ये जब वाटर है ही नहीं, अब क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास, अब देखो इसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ जाएगा, हाँ डिक्रीज हो जाएगा और कांस्टेंट बन जाएगा. हाँ तो लिखो, once the water completely drained out, effective length decreases and hence time period of oscillation decreases and then it remains constant.